हेलो फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी ओवरव्यू सीरीज का अगला चैप्टर लेकर आए हैं। कल मैंने स्टार्ट किया था क्लास 6 का एनसीईआरटी से, हिस्ट्री कर लिया था 6 का। उसका पहला और दूसरा चैप्टर मैंने कल ओवरव्यू कर दिया था और आज लेकर आए उसका आगे का भाग, तीसरा चैप्टर। इसमें क्या है इम्पोर्टेंट उसे मैं टच करूँगा और लाइन बाय लाइन मैं नहीं पढ़ूँगा, जो ज़रूरत है उतना ही पढ़ूँगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने इसको फ़ायदा नहीं है और आपका भी समय बर्बाद होगा। आरंभिक नगर, चलिए आते हैं टॉपिक पे। तीसरा चैप्टर है आरंभिक नगर। इसमें क्या इम्पोर्टेंट है वो देखते हुए चलते हैं। इसमें यहाँ पर थोड़ा इसको देख सकते हैं। लगभग अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है, सही बात है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी, कितने साल पहले बिछाई जा रही थी? 150 साल पहले। तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरस्कार मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। अभी कहाँ है? हड़प्पा कहाँ है इसको याद रखना। अभी आधुनिक समय कहाँ है? पाकिस्तान में, ठीक है। उन्होंने सोचा कि यह एक खंडहर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई, ठीक है। रेलवे लाइन बिछाने के लिए उसने ईंटें उखाड़ के ले गए। इससे कई इमारत पूरी तरह नष्ट हो गए। ईंटा उखाड़ेगा तो इमारत तो नष्ट होना ही है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए, कोई खास नहीं है। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा। कितने साल पहले ढूंढा? 80 साल पहले। तब पता चला कि खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली उसे हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। कितने साल पहले हुआ था? 4700 साल पहले। एनसीईआरटी से क्वेश्चन बना दिया जाता है इसका एग्जाम में, टॉपिक उठा के दे दिया जाता है सेम टू सेम, लाइन बाय लाइन। इसलिए ध्यान से सुनिए। मेन टॉपिक को मैं बताऊंगा, उतने सुनना आपको, ज़्यादा लाइन बाय लाइन पढ़ना नहीं है। आपका पूरा चैप्टर में रिवाइज करा दूंगा एकदम ईजिली वे में। ओके। इन नगरों की विशेषता क्या थी? यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाते हैं प्राय एंशियंट हिस्ट्री से। जहाँ भी क्वेश्चन पूछता है तो इससे ही क्वेश्चन प्राय पूछा जाता है कि दुर्ग जो था, दो भागों में बटा हुआ था नगर उसका, तो दुर्ग भाग किस एरिया में था? ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था और ये प्राय इस भाग से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो पढ़ते हैं आगे। इन नगरों में से कई को इन नगरों में से कई को दो या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्राय पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर था। किधर था? पश्चिमी भाग, दुर्ग भाग जो था वो ऊंचाई में था। पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी हिस्सा जो था वो बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा और निचले वाले हिस्से को निचला नगर कहा। इसमें इतना याद रखना आपको, नगर वाला हिस्सा क्या था? निचला नगर कहलाया, और ऊंचा वाला जो जगह था नगर दुर्ग कहलाया, जो कि पश्चिम में था, ठीक है। इतना याद रहा आपका, ठीक है। दोनों हिस्सों की चार दीवारियाँ पक्की ईंटों की बनाई गई थी, ठीक है। कोई खास नहीं है, पक्की ईंटों की बनाई गई थी, ठीक है। तो यहाँ आते हैं और कुछ कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो खास तालाब बनाया था। मोहनजोदड़ो में क्या किया गया था? खास तालाब बनाया गया था। स्नानागार जो बना था वहाँ का, विशाल स्नानागार था ना, महान स्नानागार, उसके बारे में बता रहा है। जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसको याद रखना, क्या चीज़ इस्तेमाल किया गया था? ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस टॉपिक को आप स्क्रीनशॉट पर मार के रख सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जो स्नानागार था उसमें रिसाव को रोकने के लिए कौन सा क्या चीज़ का परत चढ़ाई गई थी? क्या चीज़ का चढ़ाया था? प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी, ठीक है। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। कहाँ से निकाला जाता था? कुआं से, ठीक है। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद वहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे, ठीक है। कोई बात नहीं। अब एक इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ आता है। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड
कुंड कहाँ मिले थे? कालीबंगा और लोथल, ये दोनों नगर कहाँ है? कालीबंगा आपका कहाँ है? राजस्थान में है, लोथल गुजरात में है। इसको याद रखिए। जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडारगृह भी मिले। भंडारगृह भी मिले थे यहाँ से, कहाँ कहाँ से? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। ये है महान स्नानागार जो मोहनजोदड़ो में है। ठीक है, हाँ, यहाँ से भी क्वेश्चन, ये टॉपिक किस चैप्टर में इम्पोर्टेंट बहुत टॉपिक है। भवन, नाले और सड़कें। इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिले होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। ठीक है, कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइनों में बनाया गया था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि वह आसानी से पानी बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़ी नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इसमें जगह जगह पर मैन होल बनाए जाते थे। क्या बनाए जाते थे? उसको सफाई के लिए मैन होल बना दिया जाता था, जहाँ से गंदगी उठा लिया जाए, जिसके जरिए इसकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ किया जाता था। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। नगरीय जीवन पे आते हैं। यहाँ से आप क्वेश्चन कुछ बन सकते हैं। देखते हैं क्या है। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होंगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते हैं थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। तो कोई खास कुछ नहीं लग रहा है, तो खास नहीं यहाँ पर चैप्टर में। जो खास होगा उसी में बताऊंगा। चलिए यहाँ देखते हैं, नगर और नए शिल्प। आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई है। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिली उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुएं बनाई गई थी। से बनाई गई थी, किससे बनाई गई थी? उनमें से जो सामान वहाँ मिले वो किस से बनाई गई थी? अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। लोहा नहीं आया इसमें, याद रखिएगा। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। ठीक है, यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में क्या था? मनके, बाट और फलक। ठीक है, और कुछ आपका इम्पोर्टेंट यहाँ पर है एक इम्पोर्टेंट। संभवतः 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ तांबे की वस्तुओं के चिपके हुए मिले हैं। मिट्टी पक्की मिट्टी तथा फ्यांस से बनी तकलियाँ शुद्ध कटाई का संकेत देती है। ये भी इम्पोर्टेंट है। फ्यांस आपका एक आएगा, वो इम्पोर्टेंट से बता रहे हैं आगे। इधर तो कोई खास कुछ नहीं है। ये इससे क्वेश्चन पूछा थे, फ्यांस क्या है? फ्यांस क्या होता है? ये होता है पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फ्यांस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। ठीक है, कैसे बनाया जाता है? कृत्रिम रूप से बनाया गया है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। इसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। फैंस से मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। ठीक है, और आगे चलते हैं। कच्चे माल की खोज में कोई खास नहीं है, आगे चलते हैं। हड़प्पा के लोग तांबा का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। ये बात आपको याद रखना है। तांबा कहाँ, आपको भी याद होगा, तांबे राजस्थान के खेतड़ी से मिलते हैं। ये भी आपको याद रखना है। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी ये तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। इस जगह से क्वेश्चन बन जाता है, इससे स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हैं। ठीक है, उनके भोजन क्या थे? ये कोई खास नहीं है।
का भोजन क्या क्या होता था, ये सब तो आप समझ ही सकते हैं। गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल, कोई खास नहीं है, ठीक है। जुताई के लिए वो क्या प्रयोग करते थे? जुताई के लिए हल का प्रयोग करते थे। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए क्योंकि वे प्राय लकड़ी के बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले। तो जुताई हल से क्या जाता था, ये कैसे अनुमान लगेगा? वहाँ हल का खिलौना मिला हल जैसा, उससे अनुमान लगेगा कि यहाँ पर हल से जुताई किया जाता होगा, ठीक है। और कोई खास नहीं है इसमें। हड़प्पा के लोग क्या क्या पालते थे? भेड़, भैंस, भेड़ और बकरियाँ पालते थे, ठीक है। वो खास नहीं है ऐसा। 6 क्लास का इसमें कोई डिटेल में कोई खास नहीं है, आपको ओवरव्यू ले लेना है जो समझ जाए कि चैप्टर खत्म हो गया। यहाँ पर से आपका थोड़ा सा इम्पोर्टेंट गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। कौशल सॉरी लोथल जो था वो कहाँ है? गुजरात में। वहाँ से क्या मिलता था? कीमती पत्थर मिल जाता था, ठीक है। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। क्या क्या चीज़ का केंद्र था? पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। कौन सा? लोथल। वहाँ बंदरगाह था एक, ठीक है। इस नगर में एक भंडारगिरी भी था। इस भंडारगिरी से कई मोहरें और मुद्रांकन या मुहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उसकी छाप। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, मुहरबंदी क्या होता है? तो क्या होता है? गिल्ली मिट्टी पर दबाने से बनी उसकी छाप, मतलब कोई भी चीज़ को पैक कर लिया जाता था, उसके ऊपर गिल्ली मिट्टी से ढक दिया था, उसके ऊपर मोहर मार दिया जाता था, तो उसका चित्र आ जाता था। और कहीं भी उसको भेजा जाता था तो कहीं भी भेजता था वो चेक करता था, अगर मोहर उखड़ गया है तो समझता था इसको कोई छेड़खानी किया है, इसलिए वो चेक करने के लिए ये मोहर लगाते थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, कोई इंपॉर्टेंट कुछ है क्या? मोहरबंदी वही बता रहा है अभी, इसको समझ लीजिए। मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। जैसे मैंने बताया अभी, थैलों को बंद करने के बाद उसके मुहानों पर गिल्ली मिट्टी पोत कर उन पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते हैं। वही चीज़ है, अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुआ है, ठीक है। कोई खास नहीं है, समझ गए हो, उसको याद रखना है खाली। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बाँटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। ये सब क्यों हुआ? कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई, अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि इस नगरों का अंत कैसे हुआ, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया होगा। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान, सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे उसके बारे में, ठीक है। इतना ही इम्पोर्टेंट था इसमें, और कोई खास नहीं है। चलिए, ये सब कोई खास नहीं है। चलिए, चैप्टर खत्म हुआ। थैंक यू फॉर